अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत जल्द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी ईद के फौरन बाद हो सकती है। ये गिरफ्तारी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एमपीओ के तहत लाई जाएगी। इमरान खान साहब को बनी गाला में मुक़य्यद कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस और एफसी जो है उसे वहां तैनात किया जा सकता है। और पीटीआई की और भी बहुत सी जो टॉप लीडरशिप है उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये गिरफ्तारी हाउस अरेस्ट भी हो सकती है, ये फॉर्मल अरेस्ट भी हो सकते हैं। एक क्रैकडाउन जो है पंजाब के अक्रॉस मुमकिन है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस किस्म की फीलिंग क्यों डेवलप कर रही है, ये मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, ये मैं खबर आपको नहीं दे रहा, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बाय कनेक्टिंग द डॉट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा मैंने लिख के रखे मेरे हाथ में पॉइंट्स हैं बहुत से, जो अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में केपी हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक करताज अबियज, जिसे अंग्रेजी में व्हाइट पेपर कहते हैं, वो उन्होंने इशू किया शरीफ खानदान की करप्शन के हवाले से। उसके चीता चीता पॉइंट्स क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, इरेलीवेंट चीजें कौन सी हैं, वो भी मैं आपके सामने लाता हूँ और सम टोटल एनालिसिस भी मैं आपको साथ साथ करता जाता हूँ। लेकिन पहले हम आ जाएं गिरफ्तारी की सूरत हाल में। कुछ इसकी इतला भी है, कुछ लोग इसको टेलीविजन चैनल्स पे क्लेम भी कर चुके हैं पिछले 48 घंटे में। लेकिन इसकी एक सेंस भी डेवलप कर रही है। सेंस इसलिए अब तेजी से डेवलप कर रही है कि एक दिन पहले इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने जिस लॉन्ग मार्च की कॉल दी है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, जहां वो तवक्को करते हैं कि लाखों लोग, कहने को तो 30 लाख की बात है, लेकिन लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ डिसेंड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन शुरू हो सकती है पंजाब के शहरों से, देहात से, कस्बों से और खैबर पख्तूनख्वा से और आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद की तरफ। और इसके नतीजे में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ एक फौरी अर्ली इंतखाबात हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि शरीफ जरदारी रजीम, जिसे मैं जानबूझ के शरीफ जरदारी रजीम इसलिए कहता हूँ कि उसके फ्रंट पे हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। पीपीपी की हिकमत अमली ये है कि सारा ब्रंट, सारा जो पॉलिटिकल मलबा है वो इस वक्त पीएमएलएन के ऊपर गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का सारा मलबा भी उन्हीं के ऊपर गिर रहा है। मीडिया में जो लोग बोल रहे हैं, ब्लॉगोस्फीयर में जो लोग बोल रहे हैं, ट्विटर पे भी जो बोल रहे हैं, वो सारा मलबा जो है उसका पीएमएलएन के ऊपर गिर रहा है, जो तहरीक इंसाफ के बाद इस मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है जरदारी साहब की, जिसमें उनके पास पोजीशन है, उनके पास पावर है, लेकिन सामने उनको उन्होंने पीएमएलएन को और शहबाज शरीफ साहब को किया हुआ है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि शरीफ जरदारी रजीम जो है वो इस वक्त इंतखाबात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को कभी भी फौरी इंतखाबात नहीं चाहिए थे, लेकिन अब से 2 महीने पहले तक की कम अज कम सूरत हाल फरवरी में ऐसे थी या मार्च के शुरू तक ऐसी थी कि पीएमएलएन को ये लगता था कि अगर फौरी इंतखाबात हो जाएंगे तो वो पंजाब को स्वीप करेंगे। नेशनल असम्बली की कम अज कम 100 सीटें वो सोचते थे कि वहां से निकाल लेंगे। मेरा हमेशा ख्याल था कि 80 से ज्यादा नहीं निकल सकेंगे, 80-90 से। लेकिन पीएमएलएन के अपने सर्कल्स का ये दावा था, उनको ये जोन था कि वो 100 से ज्यादा सीटें जो हैं वो पंजाब से हासिल कर लेंगे। पीएमएलएन की एक ट्रेजेडी ये भी है कि उनके पास पंजाब के अलावा कोई और मैदान है भी नहीं खेलने के लिए। उन्होंने जो भी सीटें निकालनी है पंजाब से ही निकालनी है। अब उनको बहुत तेजी से ये लगने लग गया है कि सूरत हाल गुज़श्ता 6 हफ्तों में बहुत तेजी से तब्दील हुई है और उसके नतीजे में पीएमएलएन जो है उसको बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है पंजाब में कि वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं जल्दी अगले 2-3-4 महीने में, तो पीएमएलएन जो है उसको किस किस्म का वहां से इलेक्टोरल रिस्पॉन्स मिलेगा, कितनी सीटें वहां से निकाल सकेंगे। बॉटम लाइन ये है कि पीएमएलएन इस स्टेज पे इलेक्शन के लिए, अर्ली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर एक तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अर्ली इलेक्शन चाहिए, तो जरदारी शरीफ रजीम को अर्ली इलेक्शन नहीं चाहिए। कई वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या करना चाहते हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन दैट एनी मोर। अभी तो सूरत हाल ये कि सूरत हाल बहुत तेजी से एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रही है, जिसका इजहार आपने देखा जब राना सनाउल्लाह साहब के ईमा पे किसी ने, क्योंकि सब इल्जाम यही लग रहा है, वो कह रहे हैं मैंने खुद नहीं की, एफआईआर मेरा से ताल्लुक नहीं है, लोगों ने कराई है, लेकिन ब्लास्फेमी के हवाले से एफआईआर काटी गई इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और पीटीआई के 150 लीडरान के खिलाफ फैसलाबाद में। फैसलाबाद चूंकि राना सनाउल्लाह साहब का सियासी गढ़ है, आम इल्जाम उन्हीं पे लग रहा है। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब तो बरमला ये कह रहे हैं कि ये एफआईआर काटी राना सनाउल्लाह ने है, ये राना सनाउल्लाह ने लिखी है, और एक ही किस्म की इबारत जो है वो 150 एफआईआर में है। ये एक बड़ा अफसोसनाक मरहला है। ये पहली दफा नहीं है कि हम पाकिस्तान में इस फजूल स्टेप पे पहुंचे हैं
جہاں سیاسی لوگوں کے خلاف سیاسی بنیادوں کے اوپر بلاسفیمی کی FIRs کاٹی گئی ہوں. اس سے پہلے کچھ برس پہلے جیو کے جو مالک ہیں، جو ان کے CEO ہیں یا چیئرمین ہیں، جناب میر شکیل الرحمان، ان کے خلاف ایک ٹیلی ویژن اینکر پرسن تھیں، ان کے خلاف بھی اسی طرح سے بلاسفیمی کے پرچے کٹائے گئے. وہ بھی بڑا افسوسناک مرحلہ تھا. مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے اس کی بڑی اس وقت بھی مذمت کی تھی کہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. بار بار پاکستانی سیاست جو ہے اس منفی رجحان کی طرف آتی ہے، اور پاکستان پوری مسلم دنیا میں غالباً واحد ملک ہے جہاں اس قسم کی بلاسفیمی کی FIRs کاٹی جاتی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پورے پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہوں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، اس غلط حرکت کے خلاف انہیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، انہیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. بہت پریمیٹو قسم کا ہتھ کنڈا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو اٹ، کہ یہ جو FIR ہے بلاسفیمی کی، اگر آپ اور مختلف کیسز کا سن رہے ہیں، اس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ حکومت ایک مائنڈ بنا رہی ہے کریک ڈاؤن کا، اور وہ کریک ڈاؤن پرنسپلی طور پہ پنجاب میں ہوگا، اور وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا. میرا یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی نظام حکومت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے یہ بڑا انفارچونیٹ مومنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے صورتحال سنبھلے گی نہیں. صورتحال اس سے بہت آگے جا چکی ہے، یہاں تک صورتحال آ چکی ہے. اقتدار میں جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، آگے پیچھے کارڈز ہوتے ہیں، لوگ آپ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں، سب آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سڑکوں کی اور لوگوں کی صورتحال سمجھ نہیں آتی. یہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ایسا کریک ڈاؤن ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب کو، جیسا کہ مائنڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ان کو MPO کے تحت بنی گالہ میں قید کر دیا جائے، تو اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا. جب یہ رد عمل ہوگا تو حکومت کو اپنی جو مشینری ہے، پولیس کی، FC کی، اور خدا نہ خواستہ رینجرز کی، وہ اس میں استعمال کرنی پڑے گی، اور جس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. حکومت اس کو کنٹرول ضرور کر سکتی ہے، اس ہیجان کو، لیکن اس کے بڑے منفی نتائج نکلیں گے پاکستان کے سسٹم کے لیے. اور اگر یہ ہیجان بڑھ گیا تو پاکستان میں ایمرجنسی یا پاکستان کے اندر ایک مارشل لا کی صورتحال ڈیولپ کر سکتی ہے. اور یاد رہے کہ ہم نے انٹرنلی تو مارشل لا کو بڑا سیلیبریٹ کیا، لیکن اگر آپ پاکستان کے حوالے سے جو مستند لٹریچر ہے اسے آپ دیکھیں دنیا میں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مارشل آرٹ نے پاکستان کی ریاست کو کمزور کیا. جو تینوں مارشل آرٹس تھے، ایوب خان کے مارشل آرٹ کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان کی ٹریجڈی ہوئی، جنرل ضیاء الحق کے مارشل آرٹ کے نتیجے میں ہمیں کلیشن کو کلچر ملا، ہمیں ریلیجس اور سیکٹیرین کانفلکٹ ملا، اور پھر جنرل مشرف کے مارشل آرٹ کے نتیجے میں ہمیں ڈرون سٹرائکس ملی، ہمیں امریکہ کی بہت شدید پاکستان کے نظام کے اندر پینیٹریشن ملی، جس کے نتیجے میں اب کا جو کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے بھی اسی لیے کہ پاکستان کے اندر بیرونی طاقتوں کا عمل دخل، پینیٹریشن، انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو کمنگ بیک ٹو اٹ، کہ یہ اس وقت ایک صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے. میں ایک انالیسس کے طور پہ اسے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ اس کو نیوز کے طور پہ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں، مجھے بھی لوگوں نے بہت سے اس کو خبر کے طور پہ بتایا، لیکن میں اس کو ایک انالیسس کے طور پر پریزنٹ کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی بھی جو وے فارورڈ ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہے ان تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان. الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI کی اگر ٹاپ لیڈرشپ بات نہیں کر سکتی، چونکہ انتہا درجے کی پولرائزیشن ہے، تو ایک سیکنڈری لیول پہ بات چیت ہونی چاہیے، حل نکلنا چاہیے. اس ملک کو ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یہاں پہ کریک ڈاؤن ایڈمنسٹریٹو میئر، کیونکہ حل پولیٹیکل ہے اور ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. ناؤ لیٹ می کم بیک ٹو کہ چند گھنٹے پہلے جو عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا ہاؤس سے، KP ہاؤس سے اسلام آباد میں، انہوں نے جو منسٹرز انکلیو کے قریب ہے وہاں سے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، وہ اس پریس کانفرنس کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ کرتاز ابیض جو وائٹ پیپر پریزنٹ کیا، جو انہوں نے پرومس کیا ہوا تھا 3-4 دن پہلے کہ ہم ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں، جو میرا خیال ہے ورکرز کنونشن کا ہوا تھا ملتان میں، انہوں نے کہا وائٹ پیپر لا رہے ہیں. تو یہ وائٹ پیپر جو ہے اس کا مین فوکس جو ہے وہ شریف خاندان اور شریف ڈائنسٹی ہے، جس کے مین پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب کو یاد ہے کہ پاکستان میں جنرل مشرف نے ایک NRO دیا تھا، اس NRO کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ کے اوپر جو سیریس اور سنگین کرپشن کے الزامات تھے، جو ان لوگوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے. اکثر لوگ بھول ہی چکے ہیں کہ وہ الزامات جو تھے کیا تھے، وہ کس طرح ختم ہوئے. لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے ایشو، جو پرانے کیسز کا ایشو اس وقت واپس آیا جب پیناما پیپرز دنیا کے سامنے آئے، اور اس اسکینڈل کے نتیجے میں دنیا کو یہ پتا چلا کہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں جو بہت پہلے کہیں خریدے گئے تھے، جن کو چھپایا گیا تھا، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے نام پہ ہیں. اور یوں یہ سلسلہ جو ہے چل پڑا، اور اب یہ ایک حکومت جو ہے یہ NRO 2 لانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اپنے کیسز جو ہیں انہیں یہ ختم کرنے کی
कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ा उन्होंने भी मेन पॉइंट्स बताए, मैं उससे भी छोटा उसको स्नैपशॉट करके आपके सामने रखता हूँ। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो बेटे हैं, उनके खिलाफ अंदाजन 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं, और ये 16 केसेस हैं। सिर्फ एक एफआईए का जो केस है, उसमें कम से कम 16.3 अरब रुपए की करप्शन है, और उसके अंदर सिर्फ जो मकसूद चपरासी वाला एलिमेंट है, उसमें 3.25 अरब रुपए की करप्शन है, जो मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे जो हैं वो देखे गए। लेकिन उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि एफआईए के खिलाफ एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू है। एफआईए का जो डायरेक्टर था उसे पोस्ट आउट कर दिया गया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसे बदल दिया गया है, जो प्रोसिक्यूटर था जो केस को प्रेजेंट कर रहा था उसे हुक्म दिया गया है कि अदालत के सामने नहीं आ सकता। एफआईए को एक भीगी बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो रिकॉर्ड था इस पूरे केस का उसे हुकूमत ने हासिल कर लिया है। और जब उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हासिल कर दिया और खतरा ये है कि हुकूमत इसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, इस पूरे रिकॉर्ड को, इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड को, तो फिर उन्होंने जिक्र किया कि याद करें किस तरह से स्विस का जो केस था, जिसका रिकॉर्ड लंदन की पाकिस्तान हाई कमीशन में पड़ा था, जब वाजिद शमसुल हसन मरहूम वहां पर हाई कमिश्नर होते थे, तो कैसे उस वक्त जरदारी हुकूमत ने उन सारे डब्बों रिकॉर्ड को वहां से हासिल किया, और फिर वो रिकॉर्ड कभी किसी ने नहीं देखा। उस रिकॉर्ड को उन्होंने कहा, उनका कहना है कि उस रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन वो फुटेज हम सबको मीडिया में याद है, जब पाकिस्तान हाई कमीशन से डब्बों के अंदर, कार्टन के अंदर वो स्विस जो रिकॉर्ड था उसे निकाला जा रहा था। उस वक्त का बहुत बड़ा स्कैंडल था, आज शायद बहुत कम लोगों को इस चीज का अदराक हो। फिर उनका ये कहना था कि उन्होंने मोडस ऑपरेंडी एक्सप्लेन की कि रमजान शुगर मिल जो है, इसके अंदर शरीफ खानदान ने एक फाइनेंशियल ड्रेन पाइप लगाई हुई थी, और ड्रेन पाइप के जरिए वहां से वो पैसे निकालते थे। तरीका ये था कि अपने गरीब जो एम्प्लॉयज हैं उनकी उन्होंने आईडी कार्ड और पासपोर्ट्स हासिल किए हुए थे, उनके बैंक अकाउंट्स में बहुत बड़े अमाउंट्स में पैसे दाखिल होते थे, वहां से वो पैसे बाहर जाते थे, और फिर लॉन्डर होकर वो पैसे वापस आते थे और इन लोगों के अकाउंट्स में। ये उन्होंने तरीका पूरा उसका एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि इनमें से अक्सर लोग जो हैं उन्होंने कभी अपने पासपोर्ट्स पे ट्रेवल भी नहीं किया था, और ये एक मोडस ऑपरेंडी थी इस पूरी करप्शन की, जिसे उन्होंने बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया। इसी में उन्होंने एक और भी एक तरीका बताया कि करप्शन के मेथड्स में। उन्होंने कहा कि गुलजार चपरासी जो है, वो एक एम्प्लॉई है, उसके अकाउंट में अचानक 50 लाख रुपए कहीं से आ जाते हैं, और वो अकाउंट में पैसे आते हैं एक आदमी के औरंगजेब भट्ट की तरफ से। उसके फौरन बाद औरंगजेब भट्ट जो है वो गुजरात में एक ब्यूटिफिकेशन कमेटी जो है उसके हेड बन जाते हैं, ताकि वहां पर वो पैसे कमा सके। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि किन किन तरीकों से करप्शन जो है वो शरीफ फैमिली पाकिस्तान में करती रही है। फिर वो आए तोशा खाना केस की तरफ, और उन्होंने कहा कि आपने सुना कि मेरे बारे में, इमरान खान के बारे में तोशा खाना केस के चार्जेस लाए जा रहे हैं। मुझे भी एक गाड़ी, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ी महंगी किस्म की गाड़ी उनको भी तोशा खाना में उनको भी गिफ्ट मिली थी, लेकिन चूंकि तोशा खाना के कवानीन इजाज़त नहीं देते कि उसको वहां से निकाला जा सके, मैं आज भी वो गाड़ी जो है वो तोशा खाना के अंदर मौजूद है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 इंतहाई एक्सपेंसिव गाड़ियां तोशा खाने से खरीदी। उस जमाने में सिर्फ 15% हुकूमत को देने पड़ते थे, और यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे लिखवाया गया इन रिलैक्सेशन ऑफ ऑल रूल्स, और वो आसिफ अली जरदारी साहब ने वो गाड़ियां ले ली। लेकिन असल इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है। असल इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब को पता चला कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस तरह से आसिफ अली जरदारी को इन रिलैक्सेशन ऑफ ऑल रूल्स गाड़ी खरीदने की इजाजत दी है, तो एक गाड़ी जो उन्होंने 8, 9 या 10 साल से अपने कब्जे में रखी हुई थी, वो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी से अपने नाम जो है रजिस्टर करवा ली। मकसद उनका कहने का यह था कि आप ये देखिए कि जब ये दोनों हुकूमत के ऑपोजिशन में थे, तो इनके दरमियान ऑपोजिशन नहीं थी, ये दर हकीकत आपस में कुलूट करते थे। इनके दरमियान एक कुलूजन जो है वो एग्जिस्ट करता था। एक और पॉइंट है, मैं आपको इसके लिए बताता चला जाऊं। एक उन्होंने जो चीज कही जो मैं उससे बहुत कन्विंस नहीं हूँ, वो केस है जहां वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब प्राइम मिनिस्टर का जहाज जो है वो इस्तेमाल किया, जो इंटरनली इस्तेमाल हुआ 39 टाइम्स, एक्सटर्नली इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए 39 दफा इस्तेमाल हुआ 39 टाइम्स, और पाकिस्तान के अंदर 515 दफा इस्तेमाल हुआ। और उसके खिलाफ एक नैब का केस है 42 करोड़ रुपए का, इसका उन्होंने जिक्र किया। मेरा पर्सनल इसके बारे में एनालिसिस ये है कि ये अनएथिकल जरूर है, ये मायूब जरूर है, ये गलत है, ये एक तरह से पॉलिटिकल करप्शन है, ये नहीं होना चाहिए था, ये मिस यूज है एक फैसिलिटी का, अगर कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते थे। लेकिन अगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहीं लिख के ये कहा हुआ है कि इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये जहाज इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं करप्शन और नॉन करप्शन के, उसके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी करप्शन बनती नहीं है। बट दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस। इसी तरह एक और भी उन्होंने जिक्र किया कि एहसन इकबाल के जो भाई हैं, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला 4 करोड़ रुपए का
और या 4.25 करोड़ रुपए का। मैं समझता हूँ ये भी बना तो दिया होगा नैब ने केस, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी अजीब सा ही केस है। उसकी वजह ये है कि अगर एहसन इकबाल के भाई ज़ाती तौर पे कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो अपने मेरिट पे अपने तौर पे भी केस हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में अगर एहसन इकबाल के भाई को कहीं 4 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या मिल जाता है किसी मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बहुत हमें इम्पोर्टेंट नहीं समझना चाहिए। ये मेरा ज़ाती इस्तदलाल है और मेरी ऑफ कोर्स रीजनिंग आप सबसे डिफरेंट हो सकती है। जो चीज सिग्निफिकेंट है उन्होंने बताई, वो वाकई सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि 2013 में लाहौर के मास्टर प्लान को तब्दील किया गया जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, और चीफ मिनिस्टर शायद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त ज़ाहिर थे। और जब लाहौर के मास्टर प्लान को चेंज करने के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 80 करोड़ के करीब की रायबंड के आगे पीछे जमीन खरीदी लाहौर के मास्टर प्लान को चेंज करने के बाद। सिग्निफिकेंट बात यह है कि लाहौर के मास्टर प्लान को चेंज करने के बाद ये एक सीरियस करप्शन बनती है अगर ये इल्जाम सही है। और 12 मिलियन के उन्होंने शेयर खरीदे जो 99 करोड़ के बनते हैं चौधरी शुगर मिल के अंदर। ये सीरियस चार्जेस हैं जिसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन आज तक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हर चीज को अदालती केसेस में फंसा दिया जाता है और वहाँ चीजें जो हैं वो प्रोसीजर के अंदर फंस जाती हैं। जो एलिगेशंस लगती हैं उस पर कभी सब्सटेंटिव बात जो है वो नहीं होती। सब्सटेंटिव बात वो है जो आप मीडिया के सामने आके कागज, चार्ट, एक्सप्लेनेशन नोट्स के जरिए एक्सप्लेन कर सकें और जो लोगों को लॉजिकल लगे। जैसा कि इमरान खान साहब की घड़ी का मामला तोशा खाने का है, जहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि घड़ी बेची गई, उसके बाद जो भी चीजें बेची गई उनको बनी गाला की सड़क के ऊपर लगाया गया, और बनी गाला की सड़क बनाना वैसे भी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती थी अगर प्राइम मिनिस्टर उसको अपना कैंप ऑफिस करार दे देता। और ये एक खासी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक और एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दी, वो उसका हमने देखना है कि उसका टेस्ट क्या होता है। वो उन्होंने दी उन खातून के हवाले से जो फराह खान केस है। उन्होंने कहा कि फराह खान जो है उनके ऊपर भी ये केस बनाया गया है। नैब का पहले तो हैरानगी की बात यह है कि फराह खान के एसेट्स का बढ़ जाना जो है ये नैब की जुमरे में नहीं आता, ये नैब की डोमेन में नहीं आता, इसलिए कि फराह खान एक प्राइवेट सिटीजन है। और फराह खान का अगर वो रियल एस्टेट का काम करती है तो वो उसकी जो भी यानी एसेट्स की एक्सप्लेनेशन है वो नैब की जुमरे में तो आती नहीं है, बेसिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुमरे में आती है। लेकिन इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए, इसकी सच्चाई तक जाना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में अगर वो रियल एस्टेट का काम करती थी तो रियल एस्टेट के एसेट्स में बेतहाशा इजाफा भी हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि फराह खान का हस्बैंड तो 90s में कोई छोटा मोटा सरकारी मुलाजिम था, उसके बाद उसका ताल्लुक नहीं रहा। जो चीज़ एक्सप्लेन करने की उन्होंने कही कि फराह खान को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मेरी वाइफ जो है बुशरा जो है बीबी, उनके साथ फराह खानम की दोस्ती रही है, तो बुशरा खान के जरिए बुशरा बीबी के जरिए मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि 90s में इसी तरह से जमाइमा को टारगेट किया गया जब उसके खिलाफ एक एंटीक टाइल्स का केस बनाया गया। हर दफा कोशिश ये होती है कि मुझ तक किसी तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि मेरी जात तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाते, इसलिए जो भी मेरे करीब होता है उसके खिलाफ जो है केसेस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो वो मतलब जो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहे। जो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन थे उसमें उन्होंने एक चीज का बारमला उन्होंने इजहार किया कि उनको पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से बहुत ज़्यादा मायूसी है। उन्होंने कोई सख्त अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने बड़ी एहतियात की। एक दो जगह उन्होंने पॉज भी किया जब एक क्वेश्चन आंसर सेशन में उनसे पूछा गया तो उन्होंने रुक गए, वो तौक़ुफ़ किया। उन्होंने कहा कि ये अब अदालतों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान की अदालतों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। गालिबन क्वेश्चन ये था कि अगर आप लोगों पे क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारियां होंगी, आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। तो उनका कहना यह था कि प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। हमारी तारीख है गुज़श्ता 24 बरस की कि हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हम एक वायलेंट पोलिटिकल पार्टी नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा सियासी हक है, हमारा जमहूरी हक है, और ये अदालतों को हमें ये हक जो है वो देना होगा। उन्होंने कहा, ये जरूर कहा, बहुत वार्निंग के अंदाज में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हमें राइट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा, अगर हमें रोका जाएगा तो इसके नताइज होंगे, ये चीज़ें जो हैं बढ़ सकती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालतें जो हैं वो हम इसके लिए खड़ी होंगी, हमारे डेमोक्रेटिक राइट के लिए खड़ी होंगी। मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि पाकिस्तान में 1977 के बाद कभी भी जो है वायलेंट प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। 1977 में भी जो प्रोटेस्ट की वायलेंस की शक्ल इख्तियार हुई थी वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के बजाय
इस्लामी जमीयत तुलबा जो सोकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो जमात इस्लामी का एक कंपोनेंट थी, वो वायलेंस उसकी तरफ से हुई थी बिकॉज उसने पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, उस जमाने में FSFP थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, उसको सड़कों पर चैलेंज किया था, बाद में फौज को भी बुलाया गया था। लेकिन 1977 के ट्रेजिक इंस्टेंसेस के बाद जब सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट की तो उनकी प्रोटेस्ट ने कभी वो वायलेंट शक्ल इख्तियार नहीं की। अगर वायलेंस हुई है तो वो मजहबी जमातों की तरफ से या सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज ने, खा वो PTI हो या PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान की जमात हो, उन्होंने कभी वायलेंट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सड़कों पे नहीं की जहां सरकारी अमलाक पे या निजी अमलाक के ऊपर हमले हों। तो अभी अगर ऐसी सूरत हाल हुकूमत ने पैदा होने दी तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर ही इसकी आएगी। तो ये तो वो चंद पॉइंट्स हैं जो उनकी इस पूरी सिचुएशन में से जो क्वेश्चन आंसर्स उनसे पूछे गए थे। एक दो चीज़ों पर मैं आप कंक्लूड कर देता हूँ कि इमरान खान साहब से जब 12 सवाल पूछा गया कि हुकूमत ये करना चाहती है, हुकूमत गिरफ्तारियाँ कर सकती है, जैसा कि बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये समझना होगा और कोई ऐसा सोच रहा है कि ये 1970s है जब आवाम की आवाज़ को कुचल दिया गया था, ये कुचला जाने का सोचा था, तो ये वो ज़माना नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हर आदमी, नौजवान के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। जिस चीज़ की तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं वो बेसिकली एक अपलोड कल्चर है। पहले डाउनलोड कल्चर होता था, ये इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे आती थी। अब एक अपलोड कल्चर है। हर वो शख्स जिसके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फ़ोन है वो अपने मैसेज और अपनी आवाज़ को दुनिया के लिए अपलोड कर सकता है। लेकिन इन द एंड इस सब चीज़ का दारोमदार किसी कौम के और वहाँ के इंतज़ामी और सियासी ढांचे और वहाँ के कानूनी ढांचे की इखलाकी कॉन्शियसनेस की जो इर्तका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चूंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो हम बड़े प्राउड हैं, लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान से बाहर के लेंस से देखें तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो सियासी, इंतज़ामी और कानूनी ढांचा है उसने उस तरह से उसकी कोई एवोल्यूशन और इर्तका नहीं हुई जैसी दुनिया में बहुत सी जगहों पे हुई है। पाकिस्तान की जो मेंटल एवोल्यूशन है वो तो वहां पर भी नहीं है जहां नेबरिंग हिंदुस्तान की है, बल्कि अब वहां पर भी नहीं है जहां बांग्लादेश की है। तो पाकिस्तान का जो ये अब जो चीज़ हमारे सामने डेवलप हो रही है ये पाकिस्तान के इंतज़ामी, सियासी और कानूनी ढांचे का वाकई एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये इम्तिहान इस चीज़ का है कि क्या ये ढांचा एक मॉडर्न रिपब्लिक और एक मॉडर्न जमहूरियत के लिए तैयार हो चुका है? क्या इसमें इतनी एवोल्यूशन हो चुकी है? क्या इसका इतना इर्तका हो चुका है कि इस प्रेशर को एक्सेप्ट करके ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सके और इस कौम को एक इलेक्शन की तरफ जाने दे? या ये ढांचा उसी तरह से 20वीं सदी का, 19वीं सदी का एक प्रिमिटिव ढांचा है जो सोचता है कि हम लोगों को मार पीट के, बंद करके, गिरफ्तारियां करके, सड़कों पे क्रैकडाउन करके, नौजवानों को के ऊपर आंसू गैस चला के या फायर करके कुछ करके हम जो है लोगों को बोतल में बंद कर देंगे और जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हम कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है इस पूरे ढांचे और निज़ाम का। मैं वैसे कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ इस निज़ाम से, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेंटल एवोल्यूशन और इर्तिका यहाँ पे नज़र नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, अभी इतना ही, फिर बाद में बात होती है। थैंक यू सो मच।